सो हेलो सिंप्लीफायर्स, आज हम कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हर साल नीट में 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर का पेपर तुम्हारा यहीं से आता है। सो हम पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स, डायग्राम्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, सब कुछ मात्र 15 से 20 मिनट में कवर कर रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा और इस लेक्चर के बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। 2 वर्ड से मिलकर बना है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब अपना टेक वाला दिमाग लगाकर उसको मॉडिफाई करना है और ह्यूमंस के फायदे के लिए यूज करना है। क्लियर? अब इसके 2 व्यूज है, दैट इज ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में हमारे पास दही, इडली, डोसा, ब्रेड एंड बियर। बहुत पहले से हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते आ रहे हैं फॉर फर्मेंटेशन और इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न व्यू में हम लोग आईवीएफ, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन सिंथेसिस, डीएनए वैक्सीन और जीन थेरेपी, इन सब चीजों में यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है भैया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्यू को दोनों को लिया गया है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म and their molecular analog, that is DNA, RNA और प्रोटीन for product and services। मतलब अपने फायदे के लिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का यूज करना इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। याद रहेगा, नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ध्यान से सुनना, यही याद हो जाएगा। 2 प्रिंसिपल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से पता चल रहा है जीन्स के साथ हेरफेर कर रहे हैं। हमें जो कैरेक्टर चाहिए उसका डीएनए और आरएनए होस्ट में डालेंगे और फिर होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, उसमें वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। क्लियर? अब ये प्रोसेस को हम ऐसे ही धूप में बैठ के, टेबल पे, छत पे बैठ के तो कर नहीं सकते। इसके लिए हमें कंटामिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसके लिए हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है और इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर? हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन याद हो जाएगी। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 किसने बनाया था? कोहेन और बोयर ने। भैया याद कैसे रखना है? देखो, रिकॉम्बिनेंट में सी और बी आता है, तुम्हारे साइंटिस्ट भी सी और बी, दैट इज कोहेन और बोयर हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, तुम्हारे पास रिकॉम्बिनेंट देखना, सी और बी देखना, कोहेन और बोयर लगाना और आगे बढ़ जाना। तुम्हारे आज के बाद इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो इन्होंने किया क्या। एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है, उसमें पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट डीएनए उठा के इसके अंदर डाल दो। सबसे पहले तो ये लेगा ही नहीं, और ले भी लेगा तो उसके बाद उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसके लिए इन्होंने इसके जैसा ही दिखने वाला, इसका एक साला था, क्या नाम है उसका? सैल्मोनेला टाइफीमुरियम। कभी नहीं बोलोगे। इसके जैसा दिखने वाला एक साला था, उसका प्लाज्मिड उठाया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उठाया, उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा और उसको जोड़ दिया। किससे? डीएनए लाइगेज से। डीएनए लाइगेज से जोड़ने के बाद वो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया। और उसके बाद इसको खुशी खुशी इकोलाई में डाल दिया और इकोलाई के फिर बहुत सारे कॉपीज करवाए, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करवाया, जो कि हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। उसकी क्लोनिंग हुई, उससे एंजाइम बने और उस एंजाइम को हमने यूज किया। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कोहेन और बोयर ने साला सैल्मोनेला टाइफीमुरियम से प्लाज्मिड उठाया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, उसके बाद डीएनए लाइगेज से उसको जोड़कर इकोलाई में डाल दिया था। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट 11th से 12th में जाने वाले हैं एंड दे रियली वांट टू क्रैक देयर नीट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, 12th के साथ ही सिलेक्शन चाहिए, तो उनको चाहिए कि जो ये 2 महीने हैं ना, 11th खत्म होने के बाद और 12th स्टार्ट होने से पहले, उसमें वो अपना पूरा सिलेबस, पूरा 11th दोबारा कवर कर लें। और जिनके बैकलॉग्स हो गए हैं या फिर कोई टॉपिक छूट गया है या फिर 11th ही वीक रह गई है, उनके लिए पीडब्ल्यू की रीस्टार्ट सीरीज चल रही है, जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट है और मार्च तक सिलेबस खत्म। डेली क्लासेस के साथ तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, डीपीपीज, उनकी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट रीस्टार्ट किट भी मिलेगा। मात्र 800 रुपए प्राइस है और ML 50 यूज करोगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करना। तो यहां तक तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया हुआ है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी याद हो चुका है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना, जो हम एलियन पीस ऑफ डीएनए लेते हैं, जैसे हमने प्लाज्मिड लिया है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट होना चाहिए। नाम से पता चल रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहां से इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? अब इसी पूरी कहानी को तुम्हारी एनसीईआरटी ने सीक्वेंस में लिख दिया है, जो तुम्हारे नीट 2024 में भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, जो जीन हमें चाहिए वो डीएनए हमें पहचानना है। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको होस्ट में डालना है। थर्ड इज मेंटेनेंस
ऑफ द इंड्यूस्ड डीएनए, उसकी प्रोजेनीज बनानी है, उसको डिवाइड करवाना है, उसका मेंटेनेंस करना है। तो हमें इसको याद कैसे रखना है भैया? 3 वर्ड याद रखना। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इंट्रोडक्शन, और थर्ड क्या है? मेंटेनेंस। सिर्फ 3 वर्ड याद रखने। चमका। अगर तुमको ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट, एग्जांपल, ट्रिक्स एंड डायग्राम्स विद ऑल नीट पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइजली कवर्ड है, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें अभी याद हो जाएगा। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर चाहिए और एक होस्ट चाहिए। वेक्टर से हम डिजायरेबल जीन उठा के होस्ट में डालेंगे, ठीक है? तो एक वेक्टर चाहिए और एक होस्ट चाहिए। अब इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को काटेगा, डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए को जोड़ेगा, और थर्ड क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीमरेज रिएक्शन करवाएगा, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास 3 औजार चाहिए, 3 टूल्स चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, एक होस्ट चाहिए और एंजाइम्स चाहिए। अब इसी को हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसकी डिस्कवरी 1963 में इकोलाई में हुई थी, जो कि बैक्टीरियोफेज के जो ग्रोथ को उसको रिस्ट्रिक्ट करता था। इसमें 2 एंजाइम हुआ करती थी। बहुत ध्यान से सुनना, समझो। इसमें 2 एंजाइम्स थे। पहला क्या करता था? खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ले जाके ऐड कर देता था, और दूसरा क्या करता था? आंख बंद करके जिस पे भी मिथाइल ग्रुप नहीं है उसको काटता चला जाता था, ठीक है? तो 2 एंजाइम से पहला मिथाइल ग्रुप ऐड करता था अपने खुद के डीएनए पे, और जो बाकी डीएनए थे उसको दूसरा काटता चला जाता था। इसको क्या बोलते थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते थे। क्लियर? अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नीट 2019, 20 और 22 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जाम्पल इकोर 1 ले लो। अब देखो जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और नेक्स्ट 2 लेटर्स स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एज बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट जो वर्ड हुआ करता था वो जीनस को रिप्रेजेंट करता था, जो सेकंड वर्ड हुआ करता था वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया करता था, और जो थर्ड वर्ड है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ जो न्यूमेरिकल रोमन न्यूमेरिकल होते हैं वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस ऑर्डर में इस बैक्टीरिया से, इस ऑर्गेनिज्म से, इसके स्ट्रेन से किस ऑर्डर में ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन किया गया है, आइसोलेट किया गया है। क्लियर? इसमें एक और पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंड सेकंड था। कई बार क्या होता है तुम्हारे पास ऑप्शन में इकोर 1 भी दिख जाता है, 1 दिखता है, तुम उसको टिक लगाते हो और आगे बढ़ जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको याद कैसे रखना है भैया? देखो हिंदुस्तानी जो होते हैं ना वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे होते हैं, तो हिंद जो सेकंड होता है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे। इसमें एक और पॉइंट है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है ना वो 2 टाइप की होती है, दैट इज एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडो अंदर, बीच में से, मतलब जो डीएनए होता है उसको बीच में से काटता है एंडोन्यूक्लियस, और कोने से, एक कोने से काटना स्टार्ट करेगा कौन? एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर? और अब आ जाओ एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। काम कैसे करता है? देखो 2 डीएनए है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, ठीक है? इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन लाया हम लोग? इकोर 1 लाए। ये क्या करेगा? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढेगा। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है भैया? ऐसा सीक्वेंस जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम पढ़ने में आएगा तुम्हें। लाइक मलयालम हो गया, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम होगा। मॉम हो गया, डैड हो गया, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम हो गया। इसको क्या बोलेंगे? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले आके क्या ढूंढेगा? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहां है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस दिखते ही वहां से वो काट देगा। आएगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखेगा, तुम्हारा काटेगा और काट कर चला जाएगा। अब तुम अपना कटवाने के बाद टूटा हुआ दिल लेकर घूम रहे हो, मतलब सिंगल तो हो पर रेडी टू मिंगल हो, मतलब बस चिपकने के लिए कोई तो चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स बोलते हैं। स्टिकी एंड्स लेके घूम रहे होते हैं। कोई भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है, अपने जैसा मिलता है, उसके साथ जाके चिपक जाते हैं और क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। क्लियर? हमेशा याद रहेगा। इससे हर साल तुम्हारे नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो तुम्हें सिंपल क्या याद रखना है? जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा तुम्हारा काट कर चला जाएगा। अब तुम अपना टूटा हुआ दिल लेकर बस चिपकने के लिए कोई तो चाहिए, स्टिकी एंड्स लेकर घूमते रहोगे। जब तुम्हें अपना पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा तुम उससे जाके जुड़ जाओगे, डीएनए लाइगेज से जुड़ जाओगे और उसी को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्लियर? चमका। और नेक्स्ट एनसीईआरटी में तुम्हारी वही कहानी जो तुम्हें मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। क्या?
देखो, जो फॉरेन डीएनए होता है और एक वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड होता है, उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्यों काटना है? क्योंकि दोनों के जो एंड्स होंगे, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, वो सेम होंगे। उसके बाद उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम से उन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसको ट्रांसफर कर देना है इनटू द होस्ट, और उसके बाद उसको डिवाइड करवाओ, उसको क्लोन करवाओ और बहुत सारी उसके प्रोजेनीज बनाओ। क्लियर? देखो, इस वीडियो को सेव कर लो और हर मॉक टेस्ट से पहले जिसमें भी ये चैप्टर आ रहा हो एक बार देख के चले जाना। तुम्हारे 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर एक एक लाइन रिवाइज हो जाएगा। अब आगे तुम्हारे पास इन्हीं प्रोसेस को डिटेल में हर स्टेप को करेंगे कैसे, उसी सब के बारे में दिया हुआ है। तो लाइन से डिस्कस करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो डीएनए चाहिए, वो ऐसे थोड़ी मिलेगा, हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक डीएनए को आइसोलेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, बहुत ध्यान से सुनना। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द फास्फोरस आयन। इतनी बात क्लियर? अब इस डायग्राम को देखो, इस वेल्स में डीएनए को डालेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इस एंड को एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और इस एंड को कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब नॉर्मल सी बात है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा जो हमने वेल्स में डाला है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, वो एनोड की तरफ भागेगा। इसमें भी याद करने वाली पॉइंट क्या है कि जो छोटे लोग होंगे, जो पतले लोग होंगे, जो छोटा डीएनए होगा वो बहुत दूर तक जाएगा, उसकी स्टेमिना ज्यादा होगा, और जो मोटे लोग होंगे, जो हैवी डीएनए होगा, वो पास ही रह जाएगा। ठीक है? तो जो पतले वाले होंगे वो दूर तक जाएंगे, स्मॉलेस्ट वाले जो होंगे वो दूर तक जाएंगे, और जो लार्जेस्ट वाले होंगे वो कैथोड के पास रह जाएंगे। इतनी बात क्लियर? अब इन फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम इसको स्टेन करेंगे बाय द इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेडिएशंस। ठीक है? इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, उसके बाद यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हर साल क्वेश्चन आता है। देखो, तुम्हारे नीट में कितनी बार सिर्फ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हमने सेल तोड़कर जो स्पेसिफिक डीएनए हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, जो उस डीएनए को हमारे होस्ट में लेकर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जो लेकर जाएगा, हमें सवारी चाहिए, हमें व्हीकल चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए। ठीक है? तो अब हमारा जो वेक्टर है उसमें कुछ गुण होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। हमारा वेक्टर कैसा हो, उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला है ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हाई कॉपी नंबर वाला होना चाहिए ताकि बहुत सारी उसकी कॉपीज बने, बहुत सारा रेप्लिकेशन हो पाए। सेकंड है हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर, नाम से पता चल रहा है मार्कर, ताकि हम पता लगा पाए कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है? और थर्ड है क्लोनिंग साइट, जो कि सिंगल होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स किसको बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स को क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। बेसिकली जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है उसी को क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं, जो कि सिंगल होनी चाहिए। अगर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होंगी तो इतने सारे कट्स हो जाएंगे कि डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है? तो इस बात को याद रखना कि जो क्लोनिंग साइट्स होती है वो सिंगल होनी चाहिए और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे होने चाहिए। क्लियर? अब ऐसे ही एक क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज PBr322। इसको ध्यान से देखो, इसमें एक ओरी साइट है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। कौन कौन से? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब देखो ये काम कैसे करता है सिलेक्टेबल मार्कर। अब देखो, इस फॉरेन जीन को हमने BAMH1 वाले रिस्ट्रिक्शन साइट पे इंसर्ट कर दिया, कट किया वहां पे BAMH1 वाले साइट को और वहां पे इंसर्ट कर दिया। इसका इंसर्ट करने पे क्या होगा? जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है जो यहां से यहां तक है वो हैम्पर हो जाएगी। ठीक है? उसके बीच में कुछ और डल जाएगा तो वो हैम्पर हो जाएगी, जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अब अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को, जो कि रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा फॉरेन जीन है, अब अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालेंगे, तो क्या ये ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन में? नहीं करेगा।
तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले जो बैक्टीरिया है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा जो है वो पहुंच चुका है। इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। क्लियर। देखो हमारे एनसीईआरटी में आगे वही दिया हुआ है, जो ये प्रोसेस है ना जिसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है और इसमें दो दो तीन तीन प्लेटिंग की जरूरत पड़ जाती है ताकि पता चल पाए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। पर इससे बेटर, इससे एक अल्टरनेटिव मेथड जो बाद में डिस्कवर हुआ, जो कि है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को यूज करके बनाते हैं। सिंपल देखो, जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है वो लैकोपेरोन का पार्ट है, पीपो ZYA जेनेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना, जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज सेलेक्टेबल मार्कर है वो बेटर है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही प्लेटिंग की जरूरत पड़ रही है। सिंपल है, अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है, जो जीन है वो एक्टिव है, जिंदा है, तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंट में ब्लू कलर देगा। जब हम उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाएंगे, जब हम उसमें जबरदस्ती अपना जीन घुसा देंगे, तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं देगा। क्लियर, चमका। अगर तुमको ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल, ट्रिक्स एंड डायग्राम्स विथ ऑल नीट पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइजली कवर्ड है, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। और नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में कुछ वेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है जो प्लांट्स और एनिमल में यूज होते हैं। प्लांट्स, डाइकोट प्लांट में टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज होता है, जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और उसको प्लांट में ट्रांसफर कर देंगे। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमें डालना था वो निकालना सीख लिया बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। सेकंड, हमने वेक्टर को देख लिया, जो उस जीन को लेकर होस्ट में जाएगा, उस वेक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि उस वेक्टर को हम होस्ट में डालेंगे कैसे, वो उसके अंदर जाएगा कैसे, वो अब हम पढ़ रहे होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। बैक्टीरिया में दो तरीके हैं। क्या, हीट शॉक देना है हमें, दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको बहुत गर्म करो, उसके बाद उसको आइस पे रख दो, फिर गर्म करो, फिर आइस पे रख दो। ठीक है। और सेकंड, डाइवेलेंट कटायन का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज डाइवेलेंट कटायन कौन कौन से, कैल्शियम आयन हो गया, दैट इज Ca+2 डाइवेलेंट कटायन हो गया ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स में हमारे पास वेक्टर लेस मेथड यूज होते हैं, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट जो जीन होता है डायरेक्ट उसको न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। और थर्ड, प्लांट में, प्लांट को हम डायरेक्ट गोली मारते हैं। ठीक है, प्लांट में हम यूज करेंगे जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, जिसमें जो बुलेट्स होती है उस पे गोल्ड एंड टंगस्टन की लेयरिंग होती है, जिसमें हमारा डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है और उसको डायरेक्ट हम जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड से हम प्लांट सेल में डालते हैं। क्लियर, चमका। टूल्स हो गया हमारा खत्म। जितने भी औजार हमें चाहिए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब आएगा हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तुम्हें बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप तुम्हें याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे करेंगे सेल में से। सबसे पहले हम सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल वॉल को तोड़ दिया, उसके बाद उसमें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देंगे एक्सेप्ट द डीएनएस, जितने भी प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, राइबोन्यूक्लियस। इससे होगा क्या, डीएनए को छोड़कर बाकी सारी जो चीजें हैं वो सारी डाइजेस्ट हो जाएंगी, बचेगा ही उसमें सिर्फ डीएनए। अब जो डीएनए बचेगा उसमें हम चिल्ड एथेनॉल डालकर उसको स्पूलिंग के थ्रू उस डीएनए को निकाल लेंगे। दैट इज आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। सेकंड है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, हम उस डीएनए के टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने के बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए बाय द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। हम जो टुकड़े हैं डीएनए के उसको वेल में डालेंगे और उसके बाद जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और जो डीएनए हमें चाहिए होगा उस डीएनए को हम कट कर कर उसको में से निकाल लेंगे जेल में से। उसी को क्या बोलते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो डीएनए का पार्ट हमें चाहिए होगा, पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए हमें। और उसके बाद फोर्थ प्रोसेस जिसमें हम करवाएंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट जीन। ठीक है, उसका करवाएंगे हम एम्प्लीफिकेशन बाय द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके 3 फेजेस होते हैं,
तीन स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। देखो बहुत ध्यान से सुनना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीन स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन, और हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। देखो डीनेचुरेशन में क्या होगा, हम जो डीएनए है उसके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? एनियलिंग। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ द प्राइमर दैट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को हम एज अ प्राइमर उस पे ऐड करेंगे, ठीक है, 5'3' मैनर में उस प्राइमर को हम ऐड करेंगे, ठीक है, उस प्राइमर को ऐड कर दिया। और थर्ड है एक्सटेंशन, मतलब जो हमने प्राइमर ऐड किया था एनियलिंग में उसकी हम एक्सटेंशन करवाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए एक स्पेशल पॉलीमरेज होता है जिसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कहां से निकलता है? थर्मस एक्वेटिकस से। नाम से पता चल जाएगा तुम्हें, टी से थर्मस और एक्यू से एक्वेटिकस। और ये एंजाइम में एक खासियत होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेबल बोलते हैं, तभी तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पे काम कर पाएगा। अगर तो सिंपल सी बात क्या है, तीन प्रोसेसेस हैं, डीनेचुरेशन, एनियलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम दोनों स्ट्रैंड को तोड़ देंगे, एनियलिंग में हम प्राइमर ले जाके उस पर जोड़ देंगे, और थर्ड एक्सटेंशन में हम टैग पॉलीमरेज से उसको दोनों जो स्ट्रैंड्स है उसको एक्सटेंशन के थ्रू पूरा डीएनए बना देंगे। अब इसी साइकिल को हम 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार चलाएंगे, और जितनी मर्जी हमें उस डीएनए की कॉपीज चाहिए होंगी हम उतनी कॉपीज बना सकते हैं। क्लियर? चमका? तो हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, सेकंड है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन करेंगे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास सेपरेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, और थर्ड स्टेप है हमारे पास एम्प्लीफिकेशन बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना सारा हमने बना के रखा है उसको हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ेंगे बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं? लाइगेशन बोलते हैं। अब ये जो वेक्टर के साथ जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसको होस्ट में डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इस बैक्टीरिया को, इस माइक्रोब को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे, एक उसका न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे जिससे वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, क्लोन करेगा और बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएगा। इसी बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास बायो रिएक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं। ये 100 से 1000 लीटर के टैंक्स होते हैं। इसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है जो बेसिकली हिलाने के काम आता है, उसमें जितने भी मटेरियल है उसको अच्छे से चलाने के काम आता है। सेकंड है हमारे पास O2 डिलीवरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन के जो डिमांड्स होती है उसको फुलफिल करता है। और थर्ड, हम इसमें अपना ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, विटामिन या सॉल्ट्स या ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होनी चाहिए, उस सारी चीजों को यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट एक और पॉइंट याद रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हो लेकिन तुम्हारे नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, जो ऊपर वाली ब्लेड्स होती है ना उनको फोम ब्रेकर बोलते हैं। क्लियर? ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टिर टैंक और दूसरा होता है स्पार्ट स्टिर टैंक। स्पार्ट स्टिर टैंक में एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो बबल्स होते हैं उनकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन के जो ट्रांसफर होता है वो इजी हो जाता है। क्लियर? और लास्ट में जब हमारा प्रोडक्ट बन जाए तो उसके बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करवाते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चलाते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के साथ उसको मार्केट के लिए रेडी कर देते हैं। क्लियर? चमका? खत्म। देखो इस वीडियो को सेव कर लो और हर मॉक टेस्ट से पहले जिसमें भी ये चैप्टर आ रहा हो एक बार देख के चले जाना। तुम्हारे 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर एक एक लाइन रिवाइज हो जाएगा। बाकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मार्च तक पूरी बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस तुम्हारे वन शॉट अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट तुम्हें किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तुम्हें नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, कमेंट कर देना। आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।